Hello students, in today's video lecture we will be covering the topic यूनियन एग्जीक्यूटिव और पर्टिकुलरली हम लोग प्रेसिडेंट के टॉपिक को कवर करेंगे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, उनका टेन्योर क्या होता है, उनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इम्पीचमेंट प्रोसेस, ओथ एक्सेट्रा। अगर प्रेसिडेंट के ऑफिस में वैकेंसी हो जाती है तो उसका क्या प्रोसीजर रहेगा, कौन उस वैकेंसी को फिल करेगा, ये सारे हम टॉपिक बाय टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसके लिए आप वीडियो पे बने रहिए, हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। बच्चे, हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसका हम लोग चैप्टर 1 पढ़ रहे हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव। उसमें आर्टिकल 52 ये कहता है देयर शैल बी अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब हमारे देश में प्रेसिडेंट होना चाहिए। ये कौन से आर्टिकल में गिवन है? आर्टिकल 52 में। आर्टिकल 54 में गिवन है कि प्रेसिडेंट कैसे इलेक्ट होंगे। अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 54 जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे वो डायरेक्टली बाय द पीपल नहीं होगा, उनका इलेक्शन थ्रू इलेक्टोरल कॉलेज होगा। अब इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन है? इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स वो हैं जो पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। फर्स्ट, पार्लियामेंट के जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो इलेक्टोरल कॉलेज का पार्ट बनेंगे। अब पार्लियामेंट के इलेक्टेड मेंबर्स मतलब जो लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर्स हैं। अब नॉमिनेटेड मेंबर्स तो लोकसभा में रहे नहीं, तो जो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लोकसभा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा। राज्यसभा में इलेक्टेड मेंबर्स भी होते हैं और 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स भी होते हैं, तो हम लोग सिर्फ इलेक्टेड मेंबर्स की बात कर रहे हैं। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। सेकेंड पॉइंट हो गया इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब उसमें भी जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो नहीं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं आएगी, सिर्फ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे। और इलेक्टेड मेंबर्स, थर्ड पॉइंट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ये जो तीनों मेंबर्स हैं ये पार्ट बनेंगे इलेक्टोरल कॉलेज के। ये इलेक्ट करेंगे प्रेसिडेंट को। अब हम लोग समझते हैं टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट की। प्रेसिडेंट एक बार इलेक्ट हो जाते हैं तो वो अपने ऑफिस को कब तक होल्ड करेंगे? वो इस ऑफिस को 5 इयर्स तक होल्ड करेंगे। और इस 5 इयर्स के बाद भी जब तक कोई न्यू प्रेसिडेंट इलेक्ट नहीं हो जाते तब तक वो कंटिन्यू करेंगे। ऐसा नहीं 5 इयर्स कंप्लीट हो गए और फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए तो उनका ऑफिस वेकेंट नहीं होगा जब तक, प्रोवाइडेड दैट प्रेसिडेंट, मतलब एक बार अगर वो ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट पे आ गए तो वो 5 इयर्स तक कंटिन्यू करेंगे। लेकिन अगर सपोज उन्हें रिज़ाइन करना है तो वो वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देकर रिज़ाइन कर सकते हैं। अब इसमें समझने की बात ये है कि वो वाइस प्रेसिडेंट को क्यों रेजिग्नेशन दे के जा रहे हैं अपना, कि क्योंकि अगर हम कभी रिज़ाइन करते तो अपने ऊपर के लेवल के अथॉरिटी को रेजिग्नेशन दे के जाते हैं, लेकिन सिंस प्रेसिडेंट फर्स्ट लेवल के अथॉरिटी हुए, फर्स्ट रैंक के हुए, तो वो किसको रेजिग्नेशन देंगे? इसलिए वो सेकंड रैंक के अथॉरिटी मतलब वाइस प्रेसिडेंट को अपना रेजिग्नेशन देकर जा रहे हैं। और अगर सपोज ये तो राइटिंग इन हिज हैंड, मतलब वो खुद के हाथ से लिखकर वो रेजिग्नेशन सबमिट करके जाएंगे टू वाइस प्रेसिडेंट। सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसी बात होती है कि पार्लियामेंट के मेंबर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है। अब ये वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, लेकिन अगर उन्हें लगता है कि उनके किसी एक्ट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो वो इम्पीचमेंट की प्रोसेस के थ्रू निकाले जा सकते हैं। और 56 का क्लॉज सी ये बोलता है कि वो कंटिन्यू, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वो कंटिन्यू करेंगे जब तक कि उनका 5 इयर्स कंप्लीट भी हो जाते हैं, जब तक फ्रेश इलेक्शंस नहीं हुए, न्यू प्रेसिडेंट ने जब तक ऑफिस नहीं लिया है तब तक वो कंटिन्यू करेंगे इवन आफ्टर 5 इयर्स, कंप्लीशन ऑफ 5 इयर्स। एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन, आर्टिकल 57 ये बोलता है कि हमारे देश में प्रेसिडेंट
जितनी बार चाहें उतने टर्म्स के लिए इलेक्ट हो सकते हैं। ऐसा यूएसए में नहीं है। यूएसए में ऐसा है कि वो मैक्सिमम 2 टाइम्स इलेक्ट हो सकते हैं। अब क्वालिफिकेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 58 के अकॉर्डिंग नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट अनलेस ही इज़ अ सिटीजन ऑफ इंडिया। वो इंडियन सिटीजन होने चाहिए हैं, कम से कम उन्होंने 35 ईयर्स ऑफ एज कंप्लीट कर लेनी चाहिए, और वो हाउस ऑफ पीपल के इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। उसके मेंबर हों ऐसे नहीं, उनके इलेक्शन के लिए क्वालिफाइड होने चाहिए। कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, आर्टिकल 59। आर्टिकल 59 ये बोलता है दैट ही शुड नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट or state legislature. If such person is elected as president, he is deemed to have vacated his seat in that house on date he enters upon the office as president. कि वो किसी भी हाउस के मेंबर नहीं होना चाहिए, और अगर वो प्रेसिडेंट के लिए इलेक्ट हो जाते हैं तो ये मान लिया जाएगा कि उन्होंने उस हाउस की सीट उन्होंने वेकेंट कर दी है। और ही शुड नॉट होल्ड एनी अदर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, कि वो कोई भी प्रॉफिट ऑफ ऑफिस नहीं होल्ड करेंगे। ही इज़ ऑल्सो एंटाइटल्ड विदाउट रेंट द यूज़ ऑफ हिज ऑफिशियल रेसिडेंस द राष्ट्रपति भवन। राष्ट्रपति भवन का वो उनका ऑफिशियल एड्रेस रहेगा, वो उधर रिसाइड करेंगे विदाउट पेइंग एनी रेंट। He is entitled to such emoluments, allowances and privileges as may be determined by Parliament. Parliament में जैसे बताया जाएगा उन्हें वो allowances मिलेंगे। His emoluments and allowance cannot be diminished during his terms of office. इस पॉइंट का मतलब ये है कि अगर सपोज आज के डेट पे वो प्रेसिडेंट बने हैं तो जो अलाउंसेस उन्हें पहले मिल रहे थे उससे कम नहीं होगा। जो नेक्स्ट प्रेसिडेंट होंगे उनके लिए कम हो सकते हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जब उन्होंने ऑफिस होल्ड किया है आज की तारीख से, उससे उनके एमोलमेंट्स कभी भी डिमिनिश नहीं होंगे। नेक्स्ट प्रेसिडेंट के लिए हो सकते हैं भले, लेकिन इन प्रेसिडेंट के लिए उनकी टर्म के दौरान नहीं डिमिनिश होंगे। ओथ और एफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, जो भी प्रेसिडेंट जो भी पर्सन प्रेसिडेंट का फंक्शन डिस्चार्ज करने के लिए ऑफिस होल्ड कर रहे हैं, उस ऑफिस होल्ड करने के पहले वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने ओथ लेंगे। अगर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, उनके एब्सेंस में जो सीनियर मोस्ट जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हैं वो ओथ दिलाएंगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस, हमने टर्म ऑफ द ऑफिस कहा था कि एक बार प्रेसिडेंट ऑफिस होल्ड करते हैं तो वो 5 इयर्स तक का उनका टर्म होता है। उसके बाद हमने बोला उनका 5 इयर्स का टर्म होता है, लेकिन वो रिज़ाइन कर सकते हैं, वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू निकाले जा सकते हैं। लेकिन इम्पीचमेंट प्रोसेस है क्या? आर्टिकल 61 बोलता है कि अगर प्रेसिडेंट ने वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किया है तो वो इम्पीचमेंट के प्रोसेस के थ्रू निकाले जा सकते हैं। अब इम्पीचमेंट प्रोसेस क्या है? इसके लिए बोथ द हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट है, उनमें से किसी एक हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को लगता है कि हाँ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो वो चार्जेस फ्रेम करेंगे। अब वो चार्ज फ्रेम करने के लिए वो सबसे पहले 1/4 मेंबर्स जो होंगे लोकसभा या राज्यसभा, कोई भी हाउस ऑफ द पार्लियामेंट को ऐसा लगता है कि चार्जेस फ्रेम होना चाहिए तो उसके 1/4 मेंबर्स उसको पहले साइन करेंगे। 14 डेज़ नोटिस मिलेगा प्रेसिडेंट को। उसके बाद एक रिजोल्यूशन पास होगा। रिजोल्यूशन पास जब होगा तो वो 2/3 मेंबर्स ऑफ द हाउस द्वारा साइन होना चाहिए, वो 2/3 मेजॉरिटी द्वारा साइन होना चाहिए कि हाँ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है। उसके बाद ये जो रिजोल्यूशन पास हुआ है वो दूसरे हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जाएगा। उसके बाद वो जो अदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट है वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करेगा, और इन्वेस्टिगेट करने के बाद अगर उन्हें लगता है कि हाँ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन हुआ है तो वो भी 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। फिर जाके प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होगा, उनका रिमूवल होगा।
और ये जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है. दिस इज़ नॉट अ जुडिशियल प्रोसेस, ये क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है. So students, I hope you like today's topic. I have covered all the important topic, all the important points of the precedent. And if you have any doubt, please write in the comment box. And please like, share and subscribe to my channel. Thank you.